नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध में स्त्रियों की शिक्षा के समर्थन में तार्किक विचार प्रस्तुत किया है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा एवं अन्य कार्य क्षेत्र में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। महावीर प्रसाद जी का यह निबंध उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ, अनर्थकारी और समाज के विघटन का कारण मानते हैं। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। नारी जागृति के संदर्भ में यह निबंध आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। तो बच्चों, अब देखते हैं इस निबंध के प्रश्न और उत्तरों को। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आइए बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न पहला। कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर: द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। नंबर 1, भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। दूसरा, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। नंबर तीसरा, प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्रियों ने की थी। चौथा, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं या फिर समाज के लोगों को धोखा देते हैं। पांचवा, अगर ऐसा था भी कि पुराने ज़माने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। प्रश्न दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, आप अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का विनम्रतापूर्वक खंडन किया है। वे कहते हैं कि यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डांके डालने, नर हत्या जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के कुपरिणाम हैं। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देना चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत कुमार शकुंतला से गंधर्व विवाह करने के बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करते। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध से छांटकर समझिए और लिखिए। उत्तर: स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग्य जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं। नंबर 1, स्त्रियों के लिए पढ़ना काला कूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। नंबर 3, अच्छा तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई अलग संस्कृत थी? चौथा, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती
सेतु बंधु महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं। वे अनपढ़ और गंवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। प्रश्न 4, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत भाषा बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा प्रचलित और लोक व्यवहारिक भाषा थी। भभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए थे, उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत भाषा ही बोलते थे। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में ही उपदेश देना, बौद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथ का प्राकृत में ही लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? प्रश्न 5वां, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती हैं। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया है। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है। प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहाँ तक परंपरा प्रश्न है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। प्रश्न 6, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। देखें, नंबर 1, तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। दूसरा, पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति के तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। नंबर 3, पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी हो गई है। प्रश्न 7वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तथा कुतर्क प्रस्तुत करने वालों पर व्यंग तथा उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास है। द्विवेदी जी ने देखा कि समाज में स्त्री की दीन दशा का कारण शिक्षा की कमी है। यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे थे और स्त्री शिक्षा में अड़ंगे लगाते थे। ऐसे लोगों के हर कुतर्क का जवाब देते हुए द्विवेदी जी ने पौराणिक और रामायण से जुड़े उदाहरण ही नहीं पेश किए, वरन स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। प्रश्न 8, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, द्विवेदी जी की गणना एक और जहां उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है, वहीं उन्हें भाषा सुधारक भी माना जाता है। उन्होंने अपने अथक प्रयास से हिंदी को सुंदर रूप प्रदान किया है। मुहावरों के प्रयोग से
भाषा सजीव हो उठी है। उन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव एवं उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के अंतर्मन को छू जाती है। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।